नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन से रिलेटेड है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन किसे कहते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन हर उस जीन का नाम है जो क्या करता है, सप्रेस करता है। नाम से ही जाहिर है जो हमारे पास सप्रेस करता है ट्यूमर की ग्रोथ को। जो ट्यूमर की ग्रोथ को सप्रेस करे उस जीन का नाम क्या है? उस जीन का नाम ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये जीन ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारे पास ऐसे जीन हैं जो रेगुलेट करते हैं किसको? जो रेगुलेट करते हैं सेल ग्रोथ को और हमारे सेल ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं किस चीज़ की? फॉर्मेशन को, ट्यूमर फॉर्मेशन की ग्रोथ को। हमारे पास ट्यूमर फॉर्मेशन डिक्रीज़ करना काम किसका है? ट्यूमर सप्रेसर जीन का है और ये सप्रेस करते हैं ट्यूमर की ग्रोथ को। इसकी एग्जांपल मैं लूँ तो हमारे पास क्या आता है? ट्यूमर सप्रेसर एक जीन है P53 और दूसरा है RB जो हमारे पास सप्रेसर जीन है किसमें? रेटिनोब्लास्टोमा। तो इसमें ब्लास्टोमा की कंडीशन में हमारे पास ये सारे जितने भी हैं ये ट्यूमर सप्रेसर जीन आते हैं। P53 की अगर बात की जाए ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। P53 हमारे पास रेगुलेट करता है किस चीज़ की ग्रोथ को? प्रोग्रेशन। इट रेगुलेट प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल की प्रोग्रेशन में मदद देता है ट्यूमर सप्रेसर P53 फ्रॉम G1 टू S फेस। G1 से S फेस तक रेगुलेट करना और सेल साइकिल को मेंटेन करना P53 का काम है। याद रहे हमारे पास अगर डीएनए डैमेज हो जाए तो डीएनए डैमेज होने से हमारे पास P53 डिस्टर्ब होता है और उससे हमारे पास सेल साइकिल और उसकी अप रेगुलेशन हमारे पास क्या हो जाती है? सेल साइकिल उसकी अप रेगुलेशन हमारे पास स्लो डाउन हो जाती है। तो ये कंडीशन जो हमारे पास डेवलप होती है किस से डेवलप होती है? डीएनए डैमेज से डेवलप होती है। अगर डीएनए डैमेज हुआ P53 के साथ जीन भी सप्रेस हुए, इफ़ेक्ट हुए, तो उसके इफ़ेक्ट होने से हमारे पास प्रोग्रेशन ख़राब हुई, प्रोग्रेशन से हमारे पास सेल साइकिल भी क्या हुई? डैमेज हुई। अगर डीएनए की हम रिपेयरिंग की बात करें, अगर डीएनए की रिपेयरिंग की बात की जाए, इफ़ डीएनए रिपेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल, अगर डीएनए रिपेयरिंग पॉसिबल ना हो तो याद रहे जो P53 है वो हमारे पास क्या कर देता है? इट विल इंड्यूस एपोप्टोसिस। यहाँ तक मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ कि P53 एक ऐसा जीन है जो रेगुलेट करता है प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल G1 से S फेज को। डीएनए डैमेज हुआ और डीएनए रिपेयरिंग नहीं हो रही तो हमारे पास क्या होगा? एपोप्टोसिस होगा, सेल की डेथ होगी, ना कि प्रोग्रेशन होगी, ना कि हमारे पास सेल साइकिल मेंटेन हो। तो याद रहे P53 के जो जीन्स हैं इनमें अगर जर्म लाइन म्यूटेशन आ जाए, अगर ये P53 के जीन्स में हमारे पास म्यूटेशन आ जाए तो इस म्यूटेशन से हमारे पास एक सिंड्रोम होता है और उस सिंड्रोम का नाम है ली फ्रॉमेन सिंड्रोम उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास P53 के कॉपीज़ में म्यूटेशन आ जाए। जब P53 के कॉपीज़ में ही म्यूटेशन आ जाए तो हमारे पास एक सिंड्रोम काज होता है जिसे कहते हैं ली फ्रॉमेन सिंड्रोम। तो रेगुलेटर ऑफ एपोप्टोसिस है एक अलग जीन है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है हमारे पास एपोप्टोसिस की अगर बात करें जो सेल डेथ होता है और ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है। तो ये प्रोग्राम सेल डेथ इसकी रेगुलेशन किस चीज़ पर काम करती है? इसकी रेगुलेशन कैसे होती है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पास एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करते हैं? और नॉर्मल सेल
अगर नॉर्मल सेल की बात की जाए तो नॉर्मल सेल में एपोप्टोसिस एक ख़ास किस्म के प्रोसेस से होता है और ये रेगुलेटर ऑफ एपोप्टोसिस जो है ये एक जीन्स है, उसका नाम है रेगुलेटर ऑफ एपोप्टोसिस। की बात की जाए तो हमारे पास BCL2 एक ऐसा फैक्टर है जो नॉर्मली क्या करता है, BCL2 नॉर्मली हमारे पास स्टेबलाइज करता है, B52 हमारे पास स्टेबलाइज करता है किसकी मेम्ब्रेन को, माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन को। माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना किसका काम है, BCL2 का काम है। अभी अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन अगर हमारे पास ख़राब हो जाए तो ये ये ख़राब हो जाए तो इसके डिफरेंट भी सेल्स हैं वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेल्स हैं जो केमिकल्स हैं उनकी क्या होगी, उनकी डिसरप्शन हो जाएगी और उस डिसरप्शन से हमारे पास एपोप्टोसिस होगी। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि रेगुलेटर ऑफ एपोप्टोसिस BCL2 जो नॉर्मली स्टेबलाइज करता है माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन को, और ये माइटोकॉन्ड्रियल की जो मेम्ब्रेन है ये हमारे पास कैसे स्टेबलाइज करता है कि ब्लॉक करता है, ऐसे फैक्टर को ब्लॉक करता है जो रिलीज़ ना हो। लाइक लेट सपोज मैं अगर बताऊँ कौन कौन से फैक्टर रिलीज़ ना हो, लाइक साइटोक्रोम C जो फैक्टर हैं, इसके अलावा डिफरेंट एंजाइम्स हैं उनकी फैक्टर को रिलीज़ करने से बचाता है। अगर हमारे पास इस BCL2 में क्या हो गई, डिसरप्शन हो गई, जो इस BCL2 में रिसेप्शन होगी तो यहाँ पर जो नॉर्मल प्रोसेस है जो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना है वो ख़त्म हुआ। मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना ख़त्म हुआ तो जितने भी फैक्टर्स हैं ये क्या होंगे, रिलीज़ होंगे और ये रिलीज़ होने के साथ ही एक्टिवेट करेंगे एपोप्टोसिस को। कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो देखें ट्यूमर सप्रेसर जीन की मैं बात कर रहा हूँ। ट्यूमर सप्रेसर जीन ये हमारे पास सप्रेस करता है ट्यूमर की ग्रोथ को, रेगुलेटर नॉर्मल सेल की सेल ग्रोथ को मेंटेन रखता है और जो नॉर्मल सेल साइकिल है G1 से S फेज तक इसको रेगुलेट करता है। अगर P53 की अगर बात करें, अगर DNA रिपेयरिंग में डैमेज हो रहा है, DNA में डैमेज P53 में डैमेज है तो सेल साइकिल सारा अप रेगुलेशन स्लो डाउन हो जाएगा और सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ये DNA रिपेयरिंग मेंटेन नहीं हो रही, पॉसिबल नहीं हो रही तो सेल साइकिल नॉर्मल नहीं है, सेल साइकिल नॉर्मल नहीं है, एपोप्टोसिस होगा। और साथ साथ P53 की म्यूटेशन एक सिंड्रोम आता है जिसका नाम है ली-फ्रोमेन सिंड्रोम। एपोप्टोसिस की अगर बात की जाए नॉर्मली हमारे पास एक फैक्टर से मेंटेन होता है जिसका नाम BCL2 है, रेगुलेटर है और नॉर्मल स्टेबलाइज करता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। अगर ये फैक्टर नहीं है तो स्टेबलाइजेशन नहीं है, डिफरेंट फैक्टर रिलीज़ होंगे और डिस्ट्रप्शन के होने के साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास सेल की डैमेज हो जाएगी। तो याद रहे कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये हमारे पास स्टेबलाइज तो करता है इस फैक्टर को, इस सेल को हमारे पास स्टेबलाइज करता है और मेम्ब्रेन स्टेबलाइज करता है BCL2 और वो इनहिबिट करता है किसको, एपोप्टोसिस को। अगर हमारे पास ये नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन इनहिबिट, अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एटसोमेटिक हाइपर म्यूटेशन, अगर हमारे पास एक म्यूटेशन आई है या सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन हुई है तो सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन में हमारे पास लाइम्फ नोड में जाके एक्युमुलेशन आ जाएगी। जो ही एपोप्टोसिस होगी इसकी म्यूटेशन हुई, डिसरप्शन से डेथ हुई, एपोप्टोसिस हुई, एपोप्टोसिस से हमारे पास लिम्फ नोड में एक्युमुलेशन हो जाएगी। जर्मिनल लिम्फ नोड के जर्मिनल सेंटर में हमारे पास, लिम्फ नोड के जर्मिनल सेंटर में हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्युमुलेशन हो जाएगी और इस एक्युमुलेशन से हमारे पास क्या होगा, एक कंडीशन अराइज होगी जिसका नाम है लिम्फोमा। तो यहाँ पर जर्म सेंटर के अंदर ही एपोक्युमुलेशन हो रही है और इसके साथ हाइपरम्यूटेशन की वजह से जो एपोप्टोसिस सेल हैं वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं किस में,
हमारे पास लिम्फ नोड में। तो मतलब ये है कि ये नॉर्मल फैक्टर है एपोप्टोसिस का जो मेंटेन करते हैं मेम्ब्रेन को। अगर मेम्ब्रेन मेंटेन नहीं है तो मेम्ब्रेन की बी सेल अगर मेंटेन मेम्ब्रेन नहीं है तो यहाँ पर डैमेज हो रहा है। लाइक सपोज ये डैमेज जो कंडीशन जो लाइफोमा की कंडीशन आती है ये हमारे पास बी सेल में आती है। अगर बी सेल में अगर हमारे पास मेम्ब्रेन मेंटेन नहीं है तो बी सेल की क्या हो जाएगी, बी सेल हमारे पास एपोप्टोसिस हो जाएगी और ये एपोप्टोसिस ही की वजह से हमारे पास एक्युमुलेशन हो जाएगी किस में, जर्मिनल सेंटर में, और उसका नाम है लिम्फोमा। तो अगर जो आगे हम बताते चलें कि ट्यूमर डेवलपमेंट के फीचर्स क्या हैं, ट्यूमर की प्रोग्रेशन कैसी होती है और रूट ऑफ मेटास्टासिस क्या है, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। यहाँ तक आपने ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया बच जाएगी। रेटिनोब्लास्टोमा किसे कहते हैं, P53 जीन्स कौन सा है, अगर डैमेज हो जाए तब क्या होगा, तो नॉर्मल जो कंडीशन म्यूटेशन आ जाए तो सिंड्रोम आएंगी। एपोप्टोसिस किस तरफ कंट्रोल होता है और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैसे हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस को मेंटेन करता है। अगर बी सेल के एपोप्टोसिस तो एक्युमुलेशन हो रही है, लिम्फोमा की कंडीशन आ रही है। इसी तरह आगे नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि ट्यूमर डेवलपमेंट के फीचर्स क्या हैं और ट्यूमर प्रोग्रेशन किसे कहते हैं।